गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। चलिए आज हम एक ऐसा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम आसपास के प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। मीन्स हमारे आसपास जो पाए जाने वाले पर्यावरण से संबंधित जीव जंतुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत दिन हो गए क्लास नहीं ले पाया था, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब कंटिन्यू क्लासेस जारी रहे। और सबसे पहले मैं उन अध्यायों को आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो छोटे छोटे हैं, जो जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे, जो भी पढ़ाया जाता है उसको नोट्स कॉपी में नोट्स करते जाएंगे। आज हम एक अध्याय है प्राकृतवास, अध्याय 17 प्राकृतिक आवास। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रकृति में जीव जंतु किस प्रकार से अपने परिस्थिति पर्यावरण के आधार पर वे निवास करते हैं, इसे हम प्राकृतिक आवास कहते हैं। हर एक जीव का एक आवास होता है जहां रहकर वे अपने आप में सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें ही हम आवास कहेंगे। जिस प्रकार आप घरों में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर किसी दूसरे के घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो आपको उतना फ्री महसूस नहीं होता जितना आप अपने घर में रहकर महसूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार हर एक जीव का एक आवास होता है जहां वे रहते हैं। रहकर खान पान सुबह से लेकर रात तक का जो दिनचर्या होता है उसमें वे ढलते हैं। ढल कर वे अपना दैनिक क्रियाकलाप को संपन्न करते हैं। तो आइए चलते हैं हम एक ऐसे प्राकृतवास की ओर जहां पर रहना संभव तो नहीं, किंतु फिर भी जीवों का वहां आवास बना हुआ है और वे उन परिस्थितियों में भी रह रहे हैं। तो हम चलते हैं जगदलपुर की ओर, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में है। बस्तर अंचल में एक जगदलपुर नाम का शहर है। उससे कुछ दूरी पर कांगेर नदी के तट पर बसा हुआ कुटुमसर गुफा नाम का एक गुफा है। इस गुफा की छत व दीवारों से चूना युक्त पानी टपकता रहता है, जिससे छत से लटकी और जमीन से उभरी हुई शंकु जैसी विशाल और सुंदर संरचनाएं बनती हुई दिखाई देती है, जिसको मैंने प्यारे बच्चों पास से नजदीक से जाकर देखा है। ये मेरा अनुभव है। जब मैं बस्तर में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने खुद चलकर कुटुमसर गुफा का जब सैर किया तो मुझे पता चला कि ये कुटुमसर गुफा है और इसका अनुभव मैं आप लोग को बीच में शेयर करूंगा। चलिए कुटुमसर गुफा के बारे में जो बुक में दिया है उसके बारे में पढ़ते हैं। कुटुमसर गुफा आसपास की जमीन से लगभग 35 मीटर नीचे व 1 किलोमीटर से अधिक लंबी है। इस गुफा में इतना अंधेरा है कि यदि हाथ में पकड़ी हुई टार्च को बंद कर दें तो एक कदम भी आगे चलना मुश्किल हो जाता है। गुफा में ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बाहर की तुलना में कम है। इन परिस्थितियों में थोड़े से दम घुटने जैसा लगता है, अनुभव है मुझे। तो इन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। उदाहरण के लिए चमगादड़, कीड़े मकोड़े, मिलीपीड्स और बैक्टीरिया आदि पाए जाते हैं। और इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से कुटुमसर गुफा की शंकु जैसी रचनाएं छत से लटके हुए स्टेलेक्टाइट और जमीन से उभरे हुए स्टेलेक्टाइट पत्थर चमकीले और सुंदर संरचना लिए। और वहां की अगर पानी की बात करें, अंदर बरसात के दिनों में पानी पूरी तरह से गुफा में भर जाती है और वह जाके कांगेर नदी में निकलती है पानी। तो जो स्थिर जल है उस पर जो जीव रहते हैं, जैसे कि मछली की बात करें तो ऐसी मछलियां हैं जिनके आंख दिखाई नहीं देते हैं, अंधे मछलियां हैं जिन्हें हम कानी मछली कहेंगे। कुटुमसर गुफा का तापमान 25 अंश डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 अंश डिग्री सेल्सियस के बीच हमेशा रहता है। ठंडा महसूस होता है अंदर जाने पर। यहाँ के पानी का तापमान लगभग 22 अंश डिग्री सेल्सियस से
30 अंश डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुफा व अंदर के पानी तापमान में अधिक अंतर नहीं होता, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ प्रायः बाढ़ आ जाती है। गुफा में मछली की एक ऐसी प्रजाति है जो लगभग अंधी है। अभी अभी बताया मैं आप लोगों को कि लगभग अंधी है। इसकी आंखें बहुत ही छोटी होती हैं। इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर तक की होती है। स्थानीय लोग इसे कानी मछली कहते हैं। इस मछली की अन्य किस्में पहाड़ी नदियों में पाई जाती है। कुटुमसर गुफा में इसकी एक खास किस्म मिलती है। यहाँ की गुफाओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म जलीय पौधे जंतुओं जैसे कीड़े घोंघा आदि को खाती हैं और ये मृत जंतु और पौधों को भी खाती हैं। अतः ये स्क्वैजर या फिर अपमार्जक की भूमिका भी निभाती हैं यहीं रहकर। और ये मछलियां अक्सर मिट्टी के निचले अपना समय बिताती हैं। वह पानी में सांस लेती रहती हैं, लेकिन समय समय पर पानी की सतह पर आकर मुंह में हवा भरती हैं। जैसे कि आप लोग अपने नॉर्मल तालाबों में मछलियों को ऊपर आते हुए देखा होगा। यह अपना संपूर्ण जीवन काल इसी गुफा में बिताती हैं। यही प्रजनन करती हैं और यही मर जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुटुमसर गुफा की पानी इन मछलियों की आबादी का प्राकृतिक वास है, मीन्स उनका वह आवास स्थान है। तो इस टॉपिक के बारे में हमने चर्चा किया। अब आगे हम इसमें जो प्रश्न है इनका उत्तर को आप लोग लिख के मुझे भेजेंगे। यहाँ कुटुमसर की गुफाओं की किन किन विशेषताओं की बात की गई। यदि बाढ़ के साथ ये कानी मछलियां गुफा से बाहर चली जाए तो कैसे जीवित रहती होंगी। ये मछलियां अन्य मछलियों से कैसे भिन्न होंगी। इन सब के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे। ये जो 3 पॉइंट्स है उसको लिखेंगे। ये तुम्हारा होमवर्क होगा। कुटुमसर गुफा में जैविक कारक कानी मछली और अन्य जीव हैं। वहां का तापमान, चूने युक्त दीवारें, पानी और प्रकाश आदि अजैविक कारक हैं। अतः किसी भी पर्यावरण में रहने योग्य सुरक्षित स्थान, तापमान हो, पानी व हवा इत्यादि वहां के अजैविक कारक होते हैं तथा वहां पर भोजन की उपलब्धता और विभिन्न प्रजातियों की उपलब्धि आदि जैविक कारक होते हैं। किसी भी प्राकृतवास के अजैविक और जैविक कारक वहां के जीवों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते रहते हैं। तो इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे प्राकृतवास एवं पर्यावरण के घटकों के मध्य कैसे अंतर संबंध होता है। मीन्स अगर पर्यावरण के साथ में कोई जीव ढल नहीं पाता है तो वह निश्चित ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पर्यावरण के साथ साथ उसके खान पान, रहन सहन सब में बदलाव आना जरूरी है। बदलाव के साथ ही जीवन यापन किया जाता है। जैसे कि आप सभी ठंड महीने में ठंड से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वेटर, शाल, कंबल का प्रयोग करते हैं और बरसात के महीने में छाता, रेनकोट, बरसाती सूट जो पहनकर अपनी बॉडी की सुरक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीव जंतु भी अपने रहन सहन, खान पान, अपने आवास में ढलने और अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने अपने आवास की तलाश में वे अपने आवास बनाते हैं और वहां पर सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस प्रकार जैविक घटकों में एक अंतर संबंध को अगर देखा जाए तो जीवों के बीच अंतर संबंध कई कारणों से बनते हैं, जैसे प्रजनन, भोजन व सुरक्षा। जीवों के बीच अंतर संबंध का एक प्रमुख कारण भोजन और उससे मिलने वाली ऊर्जा है। भोजन मिलेगी, भोजन से फिर उसको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो उससे वह फिर कार्य करेगा। जैसे कि वन भैंसा, अगर हम इस पोषक स्तर को देखें जैविक घटकों के बीच अंतर संबंध को, तो 2 टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, जो कि पिछले क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो खाद्य श्रृंखला को देखिए, जैसे कि यहाँ पे घास को खाने वाला वन भैंसा को खाने वाला शेर। घास यहाँ पर स्वपोषी है, जो स्वयं से सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ऊर्जा को अवशोषित करके अपने अंदर ले लेता है। और उसको खाने वाला वन भैंसा जो कि शुद्ध शाकाहारी है, वह उस घास को खाकर एनर्जी लेता है। इस प्रकार से यह ऊर्जा और एनर्जी जो है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती जाती है। वन भैंसा शाकाहारी जीव को खाने वाला मांसाहारी जीव शेर, जैसे कि
चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वन वे में एक ही दिशा में बनने वाले इस प्रकार की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कौन किसको खाता है और ऊर्जा का प्रवाह अगर एक ही दिशा में दर्शाया जाए तो इससे बनने वाली श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। भोजन से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से फिर वह अपना जैविक क्रिया को संपन्न करते हैं। जैविक क्रिया को संपन्न करते हैं कहने का तात्पर्य जैविक क्रिया में 5 क्रियाएं आती हैं। भोजन करना, पाचन करना, उसका स्थानांतरण करना, उत्सर्जन करना, प्रजनन करना, ये सब, और श्वसन क्रिया, ये सब जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब क्रियाओं को करने में भी कुछ प्रतिशत ऊर्जा जो है खपत होती है और जो बची हुई ऊर्जा होती है वे बाद में अन्य कार्यों को करने में संपन्न होती है। ठीक इसी प्रकार अगर खाद्य जाल की बात करें हम, तो खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला का बृहद रूप होता है। ऊर्जा के स्थानांतरण को अगर एक दिशा में न दर्शाकर विभिन्न दिशाओं में अगर दर्शाया जाए और खाद्य श्रृंखला को बढ़ाया जाए तो खाद्य श्रृंखला का बृहद रूप या बड़ा रूप को हम खाद्य जाल कहेंगे। तो इस प्रकार से जो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला है वह आप चित्र के माध्यम से देखते जाइए। यहाँ पे चित्र को मैं दिखाते जा रहा हूं। ये खाद्य श्रृंखला है, देखिए, और इसके बाद ये जो है खाद्य जाल है। तो घास को खाने वाले कई शाकाहारी जीव आएंगे, उन शाकाहारी जीवों को खाने वाले कई प्रकार के मांसाहारी जीव आएंगे। इस प्रकार से पोषण स्तर में परिवर्तन होता जाएगा और जो घास होता है वह पोषण स्तर की अगर बात करें, ट्रॉपिक लेवल में अगर पोषण स्तर की अगर बात करें तो उत्पादक आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं और लास्ट में अपघटक आता है। चित्र को देखते रहिएगा। घास जिसे उत्पादक कहते हैं, जो स्वयं में भोजन बनाने की क्षमता रखता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, उसे उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वह होता है जो उत्पादक को खाकर या उत्पादक का सेवन कर एनर्जी ऊर्जा ग्रहण करता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। द्वितीयक उपभोक्ता पोषण स्तर की तृतीयक कड़ी, द्वितीयक उपभोक्ता शेर जो कि मांसाहारी है उसको खाने वाला, अंतिम में अपघटक होते हैं, मीन्स सूक्ष्म जीव जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार पोषण स्तर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में जाकर अपघटक में खत्म होते हैं। अब जैविक और अजैविक घटकों में अंतर संबंध को देखते हैं। जिस प्रकार सूर्य से घास को अगर खाता है गाय, उसको एनर्जी मिलता है। गाय खा पीकर जब उसका उत्सर्जन करता है तो गोबर जो कि मनुष्य द्वारा उपयोग में लिपाई या खाद्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है और उसको जब खेतों में छिड़काव करके खाद्य के रूप में छिड़काव कर दिया जाता है तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा गोबर का पोषक पदार्थों में विघटन करके मिट्टी द्वारा घास का पोषण होता है। इस प्रकार से घास का पोषण होने के पश्चात फिर से वह इस प्रकार का एक साइकिल चलता है जिसे पोषक चक्र कहा जाता है, मीन्स साइकिल ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्लो जिसे कहेंगे। चित्र को देखते रहिए। इस प्रकार प्राकृतवास में विविधता, प्राकृतिक में रहने वाले जीव जंतुओं में रहन सहन खान पान के अनुसार से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि हमारे भारत देश में ही देखिए, अन्य अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोगों का रहन सहन खान पान वेशभूषा अलग अलग होता है कि नहीं। जिस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग, जिसको कि पसिया पेज कहा जाता है, इसको खाकर हम अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक इसी प्रकार से केरल में रहने वाले और अन्य राज्यों में रहने वाले रोटी, कहीं पर गेहूं के उत्पादन ज्यादा होते तो वहां के लोग रोटी का सेवन ज्यादा करते हैं। यहाँ के लोग धान, हमारा जो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर चावल और इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो अलग अलग राज्यों में खान पान रहन सहन उसके अनुसार से उनका रूप रंग भी अलग अलग दिखता है।
ठंडे इलाकों के लोग थोड़े गोरे गोरे होते हैं। जहां पर ज्यादा धूप पड़ती है, शरीर में मेलेनियम परत जम जाने के कारण से वहां के लोग, जैसे वेस्ट इंडीज के लोगों को अगर देखा जाए तो वहां के लोग काले काले होते हैं। तो अलग अलग देशों के पर्यावरण के अनुसार से, उनमें आवास में रहने के अनुसार से परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये प्राकृतिक आवास में रहने वाले विविधता के अंतर्गत आएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार एक टॉपिक और जो बचा हुआ है उसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। जीवन काल और विभिन्न प्राकृतवास, चेंजिंग द हैबिट्स इन द लाइफ स्पेन्स। देखते हैं कि कैसे जीवन काल में विभिन्नता होती है। एक डक का नाम सुना होगा, ब्राह्मणी डक, जिसको सुरखाव या चकवा चकवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह बतख भारत में ही नहीं, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई देशों में भी पाई जाती है। इसके जीवन काल के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में गर्मी के लगभग 4-5 महीने में ये लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय की ऊंचाइयों में दिखाई पड़ती हैं। ये इनके प्रजनन स्थान भी हैं। सर्दियों के दिनों में ये हमारे देश के दक्षिण की तरफ दिखाई पड़ती हैं। इसी समय ये छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ती है, परंतु ये यहाँ प्रजनन नहीं करती। सर्दियों में ब्राह्मणी डक सिर्फ हमारे देश के अन्य स्थानों से ही नहीं, बल्कि उत्तर पूर्व के अन्य देशों से भी आती है। जब किसी जीव के जीवन काल में प्राकृतवास बदलता है तो एक प्राकृतवास से दूसरे प्राकृतवास में जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास क्या होता है, सुनिए। जब कोई जीव अपने जीवन काल में एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर पलायन करता है और वहां पर रहता है, तो इस प्रकार को हम प्रवास कहेंगे। इस प्रक्रिया में जीव कुछ समय बाद पुनः अपने स्थानीय प्रवास में लौट जाता है। मीन जहां से आए रहते हैं ये पक्षी, वहीं पर पुनः वापस लौट जाते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए वहां का पर्यावरण उनके लिए अनुकूलित नहीं होता है, तो वे अनुकूलित वातावरण की खोज में हमारे देश की ओर पलायन करते हुए आ जाते हैं और यहाँ पे हमको इस प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम ब्राह्मणी डक कहते हैं। तो ये हुआ हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट, जिसमें आप लोगों का होमवर्क रहेगा अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर को बुक के अंदर ही, जितना मैंने पढ़ाया उसी के अंदर दिए हुए हैं, उनके उत्तर को लिखेंगे, लिखकर मुझे सेंड करेंगे। अगर कोई से प्रश्न का उत्तर आपको समझ में नहीं आता है तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को इनके उत्तर को जानकारी दूंगा। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों।